नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी बीना है, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगी। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने ममता सरकार पर लोगों की सुरक्षा को लेकर उठाए सवाल। कहा, पीड़ितों के साथ हम हैं खड़े। भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने कहा, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नहीं सुधर रहे हालात। नए वक्फ कानून पर मुसलमानों में पैदा हुए भ्रम को दूर करने के लिए भाजपा का देशव्यापी जागरूकता अभियान। कानून से होने वाले लाभ के बारे में दी जा रही है जानकारी। जम्मू कश्मीर के रामबन में ओलावृष्टि और भूस्खलन से 3 की मौत। एनडीआरएफ की 2 टीमों के साथ राहत और बचाव कार्य जारी। स्थिति का उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी लेंगे जायजा। भाजपा ने हिमाचल सरकार पर साधा निशाना। कहा, प्रदेश में एनडीए के शासनकाल में हुआ विकास। जेपी नड्डा ने कहा, वर्तमान में हिमाचल में चल रही कांग्रेस सरकार मिस मैनेजमेंट वाली नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। और दुनिया भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है ईस्टर। प्रभु यीशु के उपदेशों को किया जा रहा है याद। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। और आइए अब विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर मुर्शिदाबाद हिंसा को दिल को झकझोर देने वाली उन्होंने घटना बताया। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद हिंसा में पीड़ित परिवारों ने अपने सपनों को टूटते हुए देखा और उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। गौर करने वाली बात है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की एक टीम ने मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर इस टीम का नेतृत्व कर रही थी और ये दौरा वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद हुई सांप्रदायिक झड़पों के बाद किया गया। एनसीडब्ल्यू की टीम ने पीड़ितों से भी बात की। जहाँ जहाँ मैं जा रही थी, बात कर रही थी उन महिलाओं के साथ, उनका आक्रोश हमें हिला देता है। उनका बार बार एक ही कहना था कि हमारा क्या कसूर है। अपने ही प्रदेश में, अपने ही गांव में निर्वासित होना, अपना ही गांव, अपना घर जो खुद का है, जिसने कमाया है, अपना मेहनत के साथ बनाया है, बहुत सपने लेकर, उस घर को, अपने सपनों को बर्बाद होते हुए उन्होंने देखा है। उनका सब कुछ खत्म हो गया है और इन चीज़ को लेके हुए वो इतना ही पूछ रही है कि हमारा क्या कसूर है कि अपने ही जगहों में, अपने ही गाँव में हम निर्वासित हो गए। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उन्होंने जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। विजया रहाटकर ने ममता सरकार से सवाल करते हुए कहा कि आखिर राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों के सम्मान और सुरक्षा के लिए अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं। इस विषय की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या इस विषय को तकलीफ जो हुई है उन महिलाओं के साथ सरकार कितनी खड़ी रही है? कितने लोग उनको मिलने के लिए गए हैं? उनके सुरक्षा के लिए और उनके सम्मान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? आज वो लोग बाहर रह रहे हैं। वो लोग कब तक बाहर रहेंगे डर के मारे? उनको एक डर के बिना अच्छा माहौल उनको कब मिलेगा? इस विषय पे सभी ने बात करनी चाहिए। ये संपूर्णतः जिम्मेदारी जो है महिलाओं को सुरक्षा देने की, ये पश्चिम बंगाल सरकार की है। सरकार उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, वहाँ का डर का माहौल खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करे।
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। मैं आज पश्चिम बंगाल की सरकार को मैं तत्काल और दृढ़ता के साथ कार्रवाई करने का मैं आग्रह करती हूँ। ये हमारे अपने लोग हैं, अपनी बेटियां हैं, पश्चिम बंगाल की बेटियां हैं, बहू है। इनके साथ आप डट के खड़ा रहिए। इनकी जो तकलीफें हैं उस तकलीफों को आप समझ कर लीजिए और उसी के साथ साथ उनको न्याय मिलने के लिए आप तत्काल उस व्यवस्था को आप बनाइए। उनका ध्यान रखना, उनको आधार देना, उनका मनोधैर्य बढ़ाना और जो उनका नुकसान हुआ है इस नुकसान को त्वरित उसको भरने के लिए काम करना ये आपका काम ही बनता है। भाजपा के पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी सरकार पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले करवाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में लगी हुई है और पश्चिम बंगाल पुलिस मूकदर्शक बनी हुई और उन्हीं की भाषा बोल रही है। ममता बनर्जी is blaming RSS. Mamata Banerjee is blaming BJP. This person, I think his name is Safikul or something like that. I have forgotten the name. Whether he was a member of BJP or whether he was a member of RSS. So that person is organized. That person is responsible for organizing the riot according to the version of police. So first of all, let Mamata Banerjee clear the whole citizen of Bengal whether Mamata Banerjee is giving the false statement or her police working under her leadership is giving the false statement. Who is false? केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल की मौजूदा स्थिति पर ममता सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की स्थिति सभी जानते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद को बांग्लादेश बना दिया है। सुकांत मजूमदार ने कहा कि मौजूदा पश्चिम बंगाल सरकार में लगातार हिंदुओं का खून बहाया जा रहा है। बांग्लादेश की स्थिति तो अब सबको पता है, वो तो अलग देश है। ममता बनर्जी तो बांग्लादेश को अभी एक्सपोर्ट करके मुर्शिदाबाद में लिया है ना, तो हिंदुओं का खून पश्चिम बंगाल में ही हो रहा है। अब आप बांग्लादेश की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बांग्लादेश वर्शन लाइट ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में बना दिया है ऑलरेडी। मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार लगातार घेरे में है। भाजपा लगातार ममता सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रही है। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि ममता बनर्जी सिर्फ एक वर्ग की राजनीति करना चाहती हैं। हिंदू वर्ग में असुरक्षा का माहौल है। ममता बनर्जी की ठीक नाक के नीचे जिस प्रकार से मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ वो बहुत अफसोसजनक है और उसके बाद ममता बनर्जी की चुप्पी कहीं ना कहीं इस बात को साफ तौर पर दिखाती है कि ममता बनर्जी केवल एक वर्ग की राजनीति करना चाहती हैं। आज लोगों में डर है। महामहिम राज्यपाल भी वहाँ पर गए, उन्होंने भी हालात का जायज़ा लिया है और वहाँ पर हिंदू वर्ग को बड़ी असुरक्षा है। प्रश्न उठता है कि बंगाल में जो हिंदू रह रहे हैं उनकी सुरक्षा कौन करेगा? क्या ममता बनर्जी इसका वचन बंगाल के लोगों को देंगे? और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की सरकार गलत नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रही है कि केंद्र की तरफ से उन्हें कोई सहायता नहीं मिली है, जबकि हिमाचल में जब भी विकास कार्य हुए हैं वो एनडीए की सरकार के कार्यकाल में ही हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी और आज प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भी बजट में हिमाचल के लिए काफी कुछ है। कि सरकार एक प्रदेश में ये नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रही है कि जैसे केंद्र से उनको पैसे नहीं आ रहे, जैसे केंद्र ने हिमाचल की चिंता नहीं की है। केंद्र में अगर एक भी विकास का ईंट लगा है तो तब लगा है जब भारत का प्रधानमंत्री एनडीए का है। जब श्रीमान भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी थे तब आपको स्पेशल पैकेज मिला।
जब आपके प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो आपने हिमाचल के स्पेशल हिली स्टेट का जो फ़ायदा मिलता था उससे आपने वंचित किया था। ये कांग्रेस का इतिहास है। इट हैज़ बीन ऑलवेज डन व्हेन द एनडीए गवर्नमेंट लेड बाय बीजेपी लीडर फर्स्ट भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी and for the last 11 years Narendra Modi ji that it has taken place. नए वक्फ कानून के लाभों को समझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज से देशव्यापी जन जागरूकता अभियान चला रही है और ये अभियान 5 मई तक चलेगा। अभियान का उद्देश्य अफवाहों को दूर कर ये बताना है कि वक्फ अधिनियम मुस्लिम समुदाय के लिए किस तरह से फायदेमंद है। विपक्ष लगातार वक्फ संशोधन अधिनियम के बारे में अफवाहें फैला रहा है। ऐसे में भाजपा बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाकर इन अफवाहों को खत्म करने का प्रयास कर रही है। पार्टी का फोकस खासतौर से गरीब मुस्लिमों और महिलाओं पर रहेगा। इसे वक्फ सुधार जन जागरण अभियान नाम दिया गया है। पार्टी ने इसे लेकर देश भर में संपर्क, संवाद और अन्य कार्यक्रमों की पूरी श्रृंखला तैयार की है और इसके अलावा भाजपा वक्फ संशोधन के लाभों को घर घर तक पहुंचाएगी। वक्फ संशोधन कानून के प्रभावी होने के बाद से ही देश भर में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नए कानून को लेकर पश्चिम बंगाल में भी जमकर हिंसा हुई है। इंदौर में वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के समर्थन को लेकर एक भव्य आयोजन किया गया। मुस्लिम समाज की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। सैकड़ों मुस्लिम परिवारों ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार का आभार जताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हुईं और सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। कार्यक्रम में इंदौर से लोकसभा सांसद शंकर लालवानी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने वक्फ को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि अब वक्फ संपत्तियों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही निगरानी शुल्क 7% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं अब वक्फ बोर्ड की बैठक हर महीने अनिवार्य रूप से होगी और इसमें स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, जिससे समस्याओं का आसानी से समाधान हो सकेगा। ये पहला कार्यक्रम यूसुफ भाई के नेतृत्व में यहाँ पर हो रहा है और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार बहनें ज्यादा संख्या में आई है और उन्होंने मोदी जी का शुक्रिया अदा किया है कि वक्फ बिल के आने के बाद जो संपत्ति है वो समाज के खास करके अल्पसंख्यक बहनों भाइयों के उत्थान के लिए रही है। एक पारदर्शिता के साथ काम होगा। तो ये एक बहुत ऐतिहासिक जो फैसला मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, उसको लेके हमारे अल्पसंख्यक भाई बहनों को उत्साह है। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केरल के भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ दलों ने वक्फ कानून को लेकर काफी दुष्प्रचार किया है। वे इसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। I think, unfortunately, some parties have created a misinformation and propaganda around the bill, and they have also gone to the Supreme Court to try and block the bill. Everybody in the country, and including in people in Munammam, know who has really worked hard to solve their problems, who has brought the legislation, and who, in turn, for the last 35 years, has done nothing for their problems. जम्मू कश्मीर के रामबन क्षेत्र में भारी बारिश और ओलावृष्टि से 3 लोगों की जान चली गई। इलाके में रात भर भारी ओलावृष्टि के बाद चंदरकोट गांव में आज सुबह भी भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई। कई जगहों पर भूस्खलन हुआ और तेज हवाएं भी चली। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही तैयारियां कर ली थी, जिससे कई कीमती जानें बच गईं। वहीं भारी बारिश के कारण रामबन राजमार्ग बाधित हो गया। जम्मू कश्मीर में आज भी
भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच सीआरपीएफ के जवान उधमपुर में राजमार्ग को सुचारू करने में जुटे हुए हैं। केंद्र सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह ने रामबन में प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की तारीफ की। उन्होंने एक्स पर लिखा कि वे स्थानीय प्रशासन के लगातार संपर्क में हैं। जितेंद्र सिंह ने स्थानीय लोगों से धैर्य बनाए रखने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि घबराएं नहीं, हम सब मिलकर इस प्राकृतिक आपदा से पार पाएंगे। इस बीच रामबन जिले में भारी बारिश से उत्पन्न प्राकृतिक विपदा के तहत जिला प्रशासन ने आम लोगों से धैर्य बनाए रखने और सतर्क रहने की सलाह दी है। किसी भी आपात स्थिति में जिला कंट्रोल रूम से 019982955500 और 019982666790 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने के लिए कहा गया है। रामबन के उपायुक्त बसीर उल हक चौधरी भूस्खलन की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए शान पैलेस पहुंचे। बशीर उल चौधरी ने बताया कि ओलावृष्टि और भूस्खलन से करीब 250 घर प्रभावित हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने राहत कार्य जारी होने की भी जानकारी दी और बताया कि कंट्रोल रूम अलग अलग इलाकों के लगातार संपर्क में है। ओवरऑल हम देखेंगे सिचुएशन में तो लगभग कोई 40 या 50 के करीब हमारे घर जो हैं वो डैमेज हुए हैं कम्प्लीटली, जिनकी इतला हमारे पास पहुंची है। बाकी हमारा कंट्रोल रूम जो है वो अलग अलग इलाकों से मौसूल जो है वो कर रहा है, लेकिन एक रफ एस्टीमेट के हिसाब से लगभग 200-250 घर जो हैं ऐसे जो पार्शली डैमेज हुए या किसी न किसी तरीके से डैमेज हुए, और जिसमें ज़्यादा जो डैमेज हुआ वो हमारा रामबन टाउन के अंदर हुआ है, जिसमें कमर्शियल हमारे जो स्ट्रक्चर हैं उनको भी बहुत ज़्यादा हैवी डैमेज हुए हैं और कुछ घरों को भी डैमेज हुआ है, जैसे हॉस्पिटल के कुछ एरिया में भी पानी आया है। तो इन सारी जगहों पे जो है वो हमारी पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, जिसमें मैं हूं, हमारे एसएसपी साहब हैं, हमारी एसडीआरएफ की टीम है, नेशनल हाईवे की टीम है, एनडीआरएफ की टीम जो है वो ऑन वे है। अभी जो है नाशरी उसने क्रॉस किया है, वो भी आगे जो पूरा रेस्क्यू का ऑपरेशन चलाएगी। और जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में भारी बारिश और ओलावृष्टि पर जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हम सड़क मार्ग से घटनास्थल पर जा रहे हैं क्योंकि मौसम की स्थिति हेलीकॉप्टर के लिए अनुकूल नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हम वहां जाकर स्थिति का आकलन करेंगे। भारी बारिश और ओलावृष्टि से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये बदकिस्मती है, लेकिन क्लाउड ब्रस्ट है और मैं और सजाद शाहीन साहब जो ऑनरेबल एमएलए हैं बनाल के, वो भी मेरे साथ, हम दोनों जा रहे हैं। और एक टीम कश्मीर से, क्योंकि चॉपर उड़ नहीं सकता, यहाँ मौसम खराब है, अभी भी हम बाय रोड ही नहीं कर रहे हैं। काफी नुकसान है, नेशनल हाईवे को काफी नुकसान हुआ है, ब्रिजेज को नुकसान हुआ है, घर भी गिरे हैं, बकरवाल फैमिलीज हैं, उनकी बकरियां मर के, भेड़ू मर के, वहाँ 2 डेथें भी हो गई हैं। तो लिहाजा ये दुख की घड़ी है। तो इसमें आप मैं यही कहूंगा कि मैं अब रामबन निकल रहा हूँ और उसके बाद आके हम कुछ वहाँ की जब सिचुएशन अपनी आंखों से देख के आएंगे। लोगों की इस दुख की घड़ी में हम लोगों के साथ हैं, रामबन, बनाल, खिता, चिनाब वैली के अंदर, और जहां जहां भी हुआ, जब बाकी जम्मू कश्मीर में जहां जहां भी नुकसान हुआ है, सरकार उनके साथ है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 मार्ग बाधित हो गया। एसएसपी ट्रैफिक राजा आदिल हमीद ने बताया कि एनडीआरएफ की 2 टीम उधमपुर से रामबन के लिए रवाना हो चुकी है। बारिश और भूस्खलन के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और इसलिए इस मार्ग पर यात्रा न करें। कि पूरी रात जो है रामबन और उसके एडजॉइनिंग एरियाज़ में बहुत रेनफॉल हुआ है, थंडरिंग हुई है, तो जिससे नेशनल हाईवे 44 बहुत सी जगह पे जो है टूट गया है, बहुत सी जगह पे लैंडस्लाइड्स आई हैं, जिससे इमीडिएट फ्यूचर में जो रोड जो है अभी ट्रैफिक चलना बहुत मुश्किल लगता है, अभी अपना ट्रैवल अंडरटेक ना करें। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार फिर बढ़ गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बारे में ताज़ा आंकड़े जारी किए। आंकड़ों के मुताबिक 11 अप्रैल को खत्म हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.567 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़कर 677.835 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया और ये लगातार छठा सप्ताह है जब विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आरबीआई ने कहा है कि सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार 63.8 करोड़ अमेरिकी डॉलर बढ़कर
79.997 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। 4 अप्रैल को खत्म पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह में कुल भंडार 10.872 अरब अमेरिकी डॉलर बढ़कर 676.268 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। आंकड़ों के मुताबिक 11 अप्रैल को खत्म सप्ताह के लिए विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, जो भंडार का एक प्रमुख घटक है, 89.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर बढ़कर 574.98 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। दिल्ली सरकार ने लोगों को जल संकट से मुक्ति दिलाने के लिए 1111 पानी टैंकर को हरी झंडी दिखाई है और ये टैंकर खास हैं क्योंकि ये जीपीएस सिस्टम से लैस हैं। पानी के टैंकरों पर सही निगरानी रखने के लिए बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में एक नया कमांड सेंटर बनाया गया है। यहाँ से टैंकरों की हर गतिविधि को रियल टाइम यानी कि तुरंत देखा जा सकेगा। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक ये हाईटेक सिस्टम टैंकर की मूवमेंट, स्पीड और पानी की डिलीवरी के समय पर नजर रखेगा। इससे ये सुनिश्चित होगा कि हर टैंकर समय पर और सही जगह पर पानी पहुंचाए। दावा है कि इससे पानी की बर्बादी और चोरी पर रोक लगेगी। इस मौके पर रेखा गुप्ता ने कहा कि इससे पहले की सरकारों में हमेशा टैंकर माफिया नाम से पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार होता था। जनता के लिए जो पानी भेजा जाता था वो पानी कहाँ जाता था उसका कोई अता पता नहीं चलता था। अब ये नई सरकार पूरी तरह से पारदर्शी है और जल आपूर्ति के लिए संकल्पित है। पहले की सरकारों में हमेशा टैंकर माफिया नाम से कितना बड़ा पूरे सिस्टम में लीकेज होता था, भ्रष्टाचार के अड्डे खुले हुए थे। पानी जो कि जनता की सुविधा के लिए भेजा जाता था, परंतु वो कहाँ जाता था इसकी कोई गिनती होती नहीं थी। अब ये सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली दिल्ली की नई सरकार पूरी तरीके से पारदर्शी और सुगम जल आपूर्ति के लिए संकल्पित है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी 24 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी के कानपुर दौरे से पहले घाटमपुर स्थित नावेली प्लांट का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास की तैयारियों की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। आज ईस्टर का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। माना जाता है कि इस दिन प्रभु यीशु का पुनर्जन्म हुआ था और ये त्योहार ईसाई धर्म के सबसे प्राचीन और पवित्र त्योहारों में से एक है। ये गुड फ्राइडे के बाद आने वाले संडे को मनाया जाता है, इसलिए इसे ईस्टर संडे भी कहते हैं। और इस खास अवसर पर चर्चों में विशेष प्रार्थना का आयोजन भी किया जाता है। साथ ही लोग प्रभु यीशु के उपदेशों को याद करते हैं। ये दिन प्रेम, बलिदान और पुनः जीवन का त्योहार है जो हमें आशा और विश्वास सिखाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईस्टर के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। एक्स पोस्ट पर उन्होंने लिखा, सभी को ईस्टर की बधाई। इस अवसर पर हम ईसा मसीह के पुनरुत्थान का जश्न मनाते हैं। यह त्यौहार नई उम्मीद और नई शुरुआत की भावना को प्रेरित करता है। ईसा मसीह की शिक्षाएं मानवता को प्रेम और त्याग के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। आशा और आनंद का यह त्यौहार सभी के लिए शांति और समृद्धि लाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईस्टर की बधाई दी है और उन्होंने लिखा कि सभी को ईस्टर की हार्दिक शुभकामनाएं। ये ईस्टर इसलिए खास है क्योंकि दुनिया भर में जयंती वर्ष को बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और इस पवित्र अवसर पर हर व्यक्ति में आशा, नवीनीकरण और करुणा की भावना जगाए। चारों ओर खुशियां और सद्भावना हो। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के साथ चल रहे संघर्ष में ईस्टर के मौके पर युद्ध विराम की घोषणा की। यह युद्ध विराम रूसी समय अनुसार शनिवार शाम 6 बजे से रविवार रात 12 बजे तक लागू रहेगा। राष्ट्रपति पुतिन ने ये घोषणा जनरल स्टाफ प्रमुख जनरल गेरासिमोव के साथ एक बैठक में की। क्रेमलिन ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि उसे उम्मीद है कि यूक्रेन भी इसी तरह का कदम उठाएगा और ईस्टर के दौरान इस अवधि के दौरान सभी तरह की गोलीबारी बंद कर देगा।
चुनाव कनाडा ने चुनाव पूर्व अनुमानों की घोषणा की है, जिसके अनुसार अग्रिम मतदान के पहले दिन शुक्रवार को लगभग 20 लाख से अधिक मतदाताओं ने मतदान किया। चुनाव कनाडा के लिए अटलांटिक क्षेत्र में क्षेत्रीय मीडिया सलाहकार फ्रांसवा एनगोहार्ड के अनुसार 2021 में पिछले चुनाव में अग्रिम मतदान के पहले दिन की तुलना में मतदान प्रतिशत 36% अधिक है। कनाडा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो आने वाले दिनों में अधिक भीड़ को संभालने के लिए समायोजन करेगा, क्योंकि कई मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर लंबी कतारों का सामना करना पड़ा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 21 अप्रैल को 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आ रहे हैं। उपराष्ट्रपति सबसे पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो जयपुर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो पिंक सिटी का भ्रमण करेंगे। उपराष्ट्रपति वेंस के लिए स्वागत के लिए जयपुर में जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। 22 अप्रैल को वो ऐतिहासिक आमेर किले का दौरा करेंगे, जहां उनका पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाली यूएस इंडिया बिजनेस समिट में हिस्सा लेंगे और दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को लेकर अपना विजन साझा करेंगे। बिजनेस समिट के बाद उपराष्ट्रपति वेंस राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे। 23 अप्रैल को वो आगरा जाकर ताजमहल का दीदार करेंगे। 24 अप्रैल को वो वॉशिंगटन डीसी के लिए रवाना हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति वेंस की यात्रा के दौरान उनके साथ उनकी पत्नी उषा, बच्चे समेत अन्य वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी भी होंगे। 2013 के बाद ये किसी अमेरिकी उपराष्ट्रपति की भारत यात्रा है। इससे पहले 2013 में जो बाइडेन उपराष्ट्रपति रहते हुए भारत आए थे। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।